हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा है आप सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। तो जो ये मॉर्निंग की सुबह 8 बजे की करंट अपडेट्स की वीडियो है, इसमें हम मॉर्निंग के करंट अपडेट्स को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी करंट अपडेट्स या बोल दीजिए करंट अफेयर जो है, उनको दो हिस्सों में बांटा हुआ है हमने, है ना। दो वीडियोस उनकी आती है दिन में, एक मॉर्निंग में आती है सुबह 8 बजे, एक शाम को 8 बजे आती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो करंट अफेयर है वो कवर कर सके, और आपके भी ऊपर एक साथ बहुत सारा प्रेशर ना बने कि इतने सारे करंट अफेयर हैं। ठीक है, तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा दो वीडियोस में बांट के आपके लिए कवर कर सके बहुत अच्छे से डीपली, और आपको भी अच्छे से समझ आए और हम भी अच्छे से समझा पाए। ठीक है, वरना अगर एक साथ सारी वीडियो में एक साथ ही बना दो सारे, तो फिर लंबी वीडियो ना हो जाए, इस प्रेशर में फिर वो जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इनको दो पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो है मॉर्निंग करंट अपडेट्स की 21 जनवरी 2023 की। ठीक है, जो आज डेट है, क्या डेट है आज? 21 जनवरी 2023। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका पॉइंट क्या है, पहली आपकी अपडेट क्या है? IIT incubated firm develop BRAOS the indigenous developed operating system। ठीक है, तो ये जो है आपकी IIT के द्वारा एक इंक्यूबेटेड फर्म है, मतलब एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने डेवलप किया है बाहर ओएस के नाम से एक इंडिजिनियस डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, इंडिजिनियस डेवलप्ड मतलब ऐसा इंडिजिनियस उनको बोलते हैं जो हमारे देश के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आईआईटी जो है ये हमारे देश के अंदर ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कॉलेजेस जो है वो जो है हमारे देश के ही अंदर है। तो वहां पे बनाए गए हैं आईआईटी से जो इंक्यूबेटेड फर्म है, मतलब आईआईटी से जुड़ी हुई फर्म है। ठीक है, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आईआईटी से जुड़ी हुई है, उसने इसको बनाया है। ठीक है, ये कौन सी आईआईटी की बात हो रही है? ये आईआईटी मद्रास की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा एक जुड़ी हुई जो फर्म है, जो जुड़ी हुई एक कंपनी है, उसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। क्या नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का? बहार ओएस। ठीक है, समझ गया आप? तो पहले हमको क्या जानना है इसमें? पहला पॉइंट तो ये जानना है कि ये जो बहार ओएस क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा एक इंक्यूबेटेड कंपनी है, उससे जुड़ी हुई एक कंपनी है, उसने इसको बनाया है। ठीक है, फिर हमको जानना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, ये भी तो पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसको जो है कोई भी डिवाइस, आपका लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर हो, या फिर आपका फोन हो, उसमें इंस्टॉल किया जाता है, और बाकी जितनी भी एप्स होती है उसके ऊपर चलाई जाती है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपके फोन में जैसे विंडोज होता है, विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड जो है वो एंड्रॉइड जो है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर एप्पल के फोन में iOS आता है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर की बात करूं तो विंडोज तो कंप्यूटर में भी आता है, फोन में भी आता है, फिर एक डॉस करके आता है, एम डॉस। ठीक है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल हैं। तो ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई सिस्टम है ना, जो किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें उसको बूट किया जाता है, फिर उसमें चलाया जाता है इसको, ताकि बाकी के जो प्रोग्राम होंगे, बाकी जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे, वो इसी के ऊपर फिर रन होते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप? तो ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया के अंदर बना है, जिसका नाम है बहार ओएस। ठीक है, तो बहार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, किसने बनाया? आईआईटी के द्वारा एक फर्म है, उसने बनाया है ये। ठीक है, ये इंडिजिनियस डेवलप्ड है, मतलब इंडिया के अंदर बनाया गया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैंने आपको ये बता दिया। और इसमें कुछ नहीं है वैसे जानने लायक। जो बात आप ये याद रखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए याद रखने के लिए। और बनाया किसने? आईआईटी के द्वारा एक फर्म है जो आईआईटी से जुड़ी हुई है, उस फर्म ने इसको बनाया है। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए इसके बारे में आप, बार ओएस के बारे में, इसके बारे में क्या जानना है आपको? ये जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, बनाया क्यों? ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्राइवेसी को बहुत ज्यादा महत्व देता है। ठीक है, प्राइवेसी मतलब जो आपकी चीज जो है आप किसी को दिखाना नहीं चाहते है ना, अपनी चीजों को सुरक्षित रखना चाहते हो। ठीक है, आपके जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका मोबाइल है या कोई भी लैपटॉप वगैरह है, उस कंप्यूटर है, आपका पीसी है, उसमें कोई घुस ना पाए, आपका हैक ना कर पाए,
ठीक है। तो इस ये जो प्राइवेसी इश्यूज हैं वो जो है इसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है। प्राइवेसी को इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो जो भी ऐसी ऐसी फर्म्स है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा जो भी कंपनी है या मान लीजिए कोई भी है जो प्राइवेसी को टॉप मोस्ट शो देना चाहता है प्रायोरिटी, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया में बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा साइबर क्राइम इंडिया में हो रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर के द्वारा हो रहे हैं ना उल्टे सीधे क्राइम। कभी किसी का कुछ हैक हो जा रहा है, किसी का अकाउंट हैक हो जा रहा है, कभी किसी का कंप्यूटर मॉनिटर सिस्टम हैक हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिया में बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी, आरबीआई टू गाइड इन्फ्लेशन टूवर्ड्स 4% टारगेट बाय 2024, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो जो है तो आपका इन्फ्लेशन है उसको गाइड करेगा 4% की तरफ, जो ये टारगेट है 2024 तक जो है वो अचीव करना चाहता है आरबीआई, ठीक है। पहले जानते हैं उसमें आरबीआई तो आप जानते होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सेंट्रल बैंक है। जो जितने भी बैंक है हमारे यहाँ पे प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक, उन सबको ऑपरेट कौन करता है, उन सबको ऑपरेट करता है आरबीआई आपका, ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन को अगर मैं सीधा सीधा हिंदी में आपको बताऊं, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। महंगाई दर जो होता है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आरबीआई है वो क्या कोशिश कर रही है कि इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है वो 4% से ऊपर ना जाए, ठीक है, 4% से ऊपर ना जाए, 4% के आसपास रहे, ठीक है। ये आरबीआई का टारगेट है 2024 तक, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो एक मॉनेटरी पॉलिसी आती है हर साल, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में ये डिसाइड किया जाता है कि इस टाइम, इस बार का, इस साल का आपका जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर कितना होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, है ना, और बाकी जो टैक्स वगैरह होते हैं कितने कितने कैसे कैसे होंगे, ये सब उसमें डिसाइड किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा वो लाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी इस बार की, उसमें जो है क्या बोला गया है कि जो हमारा वो है इन्फ्लेशन रेट है, मतलब महंगाई दर है, वो ±4% है, ठीक है। अब ±4% का मतलब क्या है, +-4% का मतलब क्या हो गया कि या तो इसमें से कुछ माइनस हो जाए तो, या फिर इसमें कुछ प्लस हो जाए, है ना। प्लस माइनस उसको मतलब अगर मान लीजिए इसमें 2 प्लस हो गया 2%, तो मैक्सिमम ये 6% तक जा पाए, और जो 2 माइनस हो जाए तो मिनिमम ये 2% तक जा पाए, ठीक है। समझ रहे आप। तो जो +-4% है ना, तो इसमें नहीं, सॉरी, +-4% नहीं, 4% जो है वो इन्फ्लेशन रहेगा, उसमें +-2 हो सकता है, हाँ ये है। जो 4% जो है हमारा इन्फ्लेशन दर रहेगा, उसमें +-2 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो बढ़ी, अगर महंगाई आपकी बढ़ी तो क्या होगा, महंगाई जो बढ़ी तो प्लस हो जाएगा 2, तो 6% हो जाएगा, है ना। और अगर महंगाई आपकी घटी तो माइनस हो जाएगा 2, तो 2% हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी रेंज के अंदर रहना चाहिए, 2 से लेकर 6 के रेंज में ही रहना चाहिए। और जो बिल्कुल आइडियल है, जो बिल्कुल मतलब ऐसा है कि जो बिल्कुल चुना हुआ है कि यही होना चाहिए, वो 4% है आपका, ठीक है। तो इससे जो है बाहर नहीं जाना चाहिए 2 से लेकर 6 के बीच में, ठीक है। तो आरबीआई ने कहा है 2 से लेकर जो 6 के बीच है ना, ये टॉलरेबल है, मतलब इसको हम कवर कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे आगे पीछे कहीं चला गया तो फिर दिक्कत है, ठीक है। आरबीआई का कहना ये है। तो इस वजह से आरबीआई क्या कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेशन रेट जो है इस टाइम पे बहुत हाई चल रहा है। क्यों हाई चल रहा है, कि महंगाई जो है बहुत हाई चल रही है। इंडिया में तो फिर भी कंट्रोल्ड है, ठीक है, लेकिन और किसी देश में आप देखोगे तो इतनी महंगाई चल रही है, बहुत ज्यादा इसको कहते हैं महंगाई, ठीक है। अब महंगाई इतनी चल क्यों रही है, महंगाई दर इतना चल क्यों रहा है, इन्फ्लेशन इतना चल क्यों रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि देखिए पहले तो कोरोना आ गया, कोरोना के बाद अब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, और भी छोटी छोटी कई सारी चीजें हो रही हैं। उसकी वजह से क्या है, महंगाई दर पे दर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो उसको स्टेबल होने का, उसको एक जगह स्थिर होने का समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। पहले जो आपका कोरोना वायरस आया उसकी वजह से वो जो है पूरी स्थिति हिली हुई है, ठीक है। जो लॉकडाउन वगैरह लगे, बहुत सारी कंट्रीज बंद हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई, उसकी वजह से जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है वो पूरा तब वो रुक गया था, है ना। बहुत अच्छे से ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी, है ना, ट्रेडिंग इकोनॉमिक बिजनेसेस नहीं हो पा रहे थे बहुत अच्छे से, है ना, कोरोना की वजह से। तो सबसे पहले तो उसकी वजह से दिक्कत आई, और अब जो है रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई है, तो अब उसकी वजह से नहीं हो पा रहा सारा कुछ ठीक से। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो तो आपका महंगाई दर है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे इंडिया में जो महंगाई दर है वो 6.7% के आसपास है, ठीक है। जो आपका दिसंबर 2022 का महीना था, उसमें जो महंगाई दर था वो 6.7% के आसपास है, ठीक है। तो अभी जो है इस 6 से ऊपर है हमारा महंगाई दर। तो आरबीआई क्या कह रहा है कि हमको 2024 तक, मतलब ये 2023 जो साल है, इसमें जो है ये जो महंगाई दर 6.7 हमारा चल रहा है, इसको कंट्रोल करना होगा, और 6 से नीचे नीचे हमको इसे लाना होगा, ठीक है।
6 से नीचे नीचे है ना, या फिर 4 जो है आइडियल जो हमने सोचा हुआ है उसके ऊपर लाना होगा जो आपका महंगाई दर है, ठीक है। तो ये आरबीआई ने बोला है, ठीक है ना। तो ये इस न्यूज में है। तो इसमें मैंने 2-3 चीजें आपको बताई। पहले तो आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। फिर इन्फ्लेशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन होता है महंगाई दर जो होता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है फिर आपको ये बतानी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी जो हर साल आती है उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि क्या हम टैक्सेज रखेंगे, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, है ना, या फिर इनकम टैक्स क्या होगा। ऐसे जो सारी होती है ना, ये सारी चीजें जो मनी से रिलेटेड होती है। मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी यहाँ लिखा गया उसका मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी चीज होंगी उसको मॉनेटरी, उसमें मॉनेटरी टर्म का यूज करते हैं, उसमें मॉनेटरी शब्द का यूज करते हैं, है ना। तो जो भी पैसे से रिलेटेड चीज होंगी उनको प्री डिसाइड किया जाता है ना, कि मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो ऐसा करना है हमको, ऐसी सिचुएशन आ गई तो इससे नीचे नहीं गिरनी है, हमारी महंगाई नहीं बढ़नी है इससे ज्यादा, या जॉब इतनी नहीं गिरनी है, या कितना टैक्स वैक्स रखना है, ये सब जो है उसमें डिसाइड किया जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है प्लान के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। हालांकि दिक्कत आ सकती है उसमें, जब कोई ऐसी परेशानी हो, जैसे एक साथ कोविड आ गया था तो उसकी वजह से दिक्कत आ गई, रशिया यूक्रेन की वॉर आ गई है तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी जो पूरी हिली हुई है उसकी वजह से इंडिया को दिक्कत हो रही है और कंट्रीज को सबको दिक्कत हो रही है। ऐसा हो सकता है, उसमें एक्सेप्शन आ सकते हैं, लेकिन हमको हर साल पहले ही वो पूरा प्लान बना के रखना होता है कि हमको ये साल कैसे कैसे काटना है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ गया देखिए, इन्फ्लेशन महंगाई कैसे बढ़ी कि अब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, ठीक है। अब रशिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज है यूएस वगैरह, इन्होंने क्या किया, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अब रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गया तो उसके बाद क्या है, तेल जो है रशिया से कोई खरीद नहीं पा रहा है ना। इंडिया भले ही खरीद पा रहा है डिस्काउंट लेके, लेकिन जो रेट एग्जैक्टली होने चाहिए थे ना उतना रेट अभी भी नहीं है, उससे ऊपर है अभी रेट, ठीक है। जो नॉर्मल रेट होते हैं वो आपके 50 से 60 बैरल के होते हैं, ठीक है। एक बैरल के 50 से 60 डॉलर होता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया खरीद रहा है वो 70 से 80, एक एक 70 से 80 एक बैरल जो है, बैरल मतलब जो पूरा टैंकर सा होता है ना वो, ठीक है। तो 70 से 80 डॉलर पे खरीद रहा, रुपए नहीं, 70 से 80 डॉलर पे इंडिया खरीद रहा है ना, यूएस डॉलर पे। अभी भी ज्यादा पे खरीद रहा है इंडिया, है ना। और ये तो इंडिया को डिस्काउंट मिल गया उसके बाद है, ठीक है। और अगर और कंट्रीज की बात करूं ना, जो और कहीं से खरीद रहे हैं, जो रशिया से नहीं खरीद पा रहे या फिर रशिया जिनको डिस्काउंट नहीं दे रहा, उनका तो 100 से लेके 110 तक का जा रहा है एक बैरल, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, जब इतना महंगा आपका कच्चा तेल क्रूड ऑयल होगा वो हमारे यहाँ फिर लाया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा इतना सारा करके हमारे यहाँ लाया जाएगा, फिर उसको रिफाइन किया जाएगा। बहुत सारे सामान होते हैं जो इधर उधर से लेने पड़ते हैं, उसके पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर जब सारा प्रोसेस फिर और महंगा होता चला जाएगा तो फिर पेट्रोल जो डीजल जो बन के आएंगे, गैस जो बन के आएंगे वो महंगी होंगी। जब पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो उससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, है ना। हम कोई भी चीज इधर से उधर लेके जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस चल रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे करके धीरे धीरे इन्फ्लेशन पूरी बढ़ जाता है, ठीक है। सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कोरिलेट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ऐसे करके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से, है ना। फिर कोविड की वजह से, कोविड-19 जो था कोरोना वायरस, उसकी वजह से कैसे बढ़ा था, उसकी वजह से क्योंकि सारे बिजनेस ठप हो गए, चीजों की कमी होने लगी तो उसके बाद जब चीज कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है तो उसके पैसे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। और उस टाइम पे भी जो है आपका पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा हुआ था। पेट्रोल मतलब जो कच्चा तेल था स्टार्टिंग में बहुत नीचे चला गया था, है ना। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही ये सब समझ गए कि कोरोना ऐसे ऐसे हमको कंट्रोल करना है, उसके बाद उन्होंने बहुत तेजी से प्राइस बढ़ाए थे, ठीक है। ये आपके रशिया वगैरह और जो सऊदी अरेबिया, ये सब जिन कंट्रीज के पास ये क्रूड ऑयल होता है ना, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल होता है, उन सब ने बहुत तगड़े प्राइस बढ़ाए थे, खूब अच्छे करके प्राइस बढ़ाए थे उन्होंने उस टाइम पे, ठीक है। तो जो प्राइस बढ़ रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक से बिजनेस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है, बिजनेस ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, आपस कंट्री जो है वो कंपनीज जो है कंट्री के अंदर वो चल नहीं पा रही है, लोगों की जॉब जा रही है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया एक्सटेंडेड $40 मिलियन, ML मतलब मिलियन, फॉर बूस्टिंग स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन मालदीव, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया ने क्या बोला है कि ये 40 मिलियन डॉलर तक एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड मतलब बढ़ाएंगे, ठीक है। ये 40 मिलियन डॉलर तक बढ़ाएंगे पैसे अपने, ठीक है। किस लिए बढ़ाएंगे, टू बूस्टिंग स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन मालदीव, ठीक है। तो जो मालदीव कंट्री है उसमें स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाने के लिए, ठीक है। इसको स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसी चीजें बनती हैं, ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, है ना, और ऐसे आपके स्टेडियम्स वगैरह, जो भी कोर्ट्स वगैरह स्टेडियम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, वो सब बनवाए जाएंगे। क्यों बनवाए जाएंगे, ताकि जो है मालदीव का जो स्पोर्ट कल्चर है वो अच्छे से बूस्ट हो सके, है ना। यहाँ पे स्पोर्ट्स हो सके, ठीक है। और
जो है लोग खेलने आ सके, मतलब अलग अलग टीम, कोई बड़ा ऑर्गेनाइज, कोई बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है ना, जैसे मान लीजिए कॉमनवेल्थ वगैरह और ऐसे ओलंपिक, हालांकि ये बहुत ऊंचे लेवल पे हो गए, तो छोटे लेवल पे जैसे एशियन गेम्स हो गए, या फिर किसी भी चीज की चैंपियनशिप हो गई, जैसे रेसलिंग चैंपियनशिप हो गई, बैडमिंटन चैंपियनशिप हो गई, तो ये सब जो है ऑर्गेनाइज कब होंगे, जब जब तो ऑर्गेनाइज कराओगे जब आपके यहाँ इनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगर आपको रेसलिंग करवानी है तो उससे रिलेटेड पूरा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जिसमें रेसलिंग की रिंग्स होती हैं वो होनी चाहिए, लोगों के रुकने का इंतजाम होना चाहिए, लोगों को देखने का इंतजाम होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए ना वहां पे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोड सही होनी चाहिए, है ना, पूरी कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके साथ उनकी। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा, ये जो है इसको डेवलप किया जा सके, इसको बूस्ट किया जा सके, कहाँ पे, मालदीव में। इसलिए इंडिया जो है $40 मिलियन तक जो है अपना वो जो एक पैकेज देता है इंडिया, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये जो है मालदीव के लिए इंडिया ने बढ़ा दिया इसलिए, ठीक है, ताकि इनके यहाँ स्पोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन सके। अब जो ये जो बढ़ाया है, किसने अनाउंस किया है कि बढ़ाया जाएगा, जो हमारे देश के विदेश मंत्री है ना, डॉक्टर एस जयशंकर सर, वो जो है मालदीव गए हैं, ठीक है, मालदीव गए हैं कुछ दिन की विजिट के लिए। उन्होंने वहां पे जाके बोला है कि हम जो है हमारा जो लाइन ऑफ क्रेडिट जो चल रहा है ऑलरेडी मालदीव के लिए, उसमें $40 बिलियन जो है और बढ़ा देंगे। क्यों? $40 बिलियन के जो पैसे हैं, ठीक है, उनको और बढ़ा देंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि हम जो है मालदीव में बूस्ट करना चाहते हैं जो आपका स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, ठीक है। तो अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जो ये पैसे दिए जाते हैं कई प्रकार से दिए जाते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट के उससे दिए जाते हैं, लोन के उससे दिए जाते हैं, और ग्रांट के उससे दिए जाते हैं। तो इनमें अगर मैं फर्क बताऊं, तो अगर मैं लोन का बताऊं, लोन तो आप सबको नॉर्मल पता होगा आप सबको, ठीक है, लोन जो हम बैंक वगैरह से लेते हैं, फिर हमको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे सारे वापस करने होते हैं, ठीक है। फिर लाइन ऑफ क्रेडिट और ग्रांट, ठीक है, एल फॉर लोन, LOC मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट, और G फॉर ग्रांट, ठीक है, समझ जाइएगा। तो लोन तो मैंने आपको बता दिया, लोन तो आप सबने देखा होगा, आप किसी से लोन मान लीजिए जैसे किसी बैंक से भी उठा रहे हैं हम, ऐसी कंट्री किसी कंट्री से उठाती हैं, जैसे इंडिया से, जैसे मान लीजिए मालदीव ने उठाया लोन, तो फिर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सारे पैसे धीरे धीरे करके वापस देने पड़ेंगे, जितने भी साल की बात हुई होगी कि इतने साल में वापस करने, इतने इतने इंटरेस्ट रेट से, और इतने इतने पैसे वापस करने हैं, ठीक है। तो लोन तो ये हो गया आपका। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, एक कम, जैसे इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया आपका मालदीव को, जैसे कितना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, $40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। अब इसमें क्या होगा, कोई भी $40 मिलियन तक का सामान जो आपका मालदीव है ये इंडिया से खरीद सकता है ना, $40 मिलियन तक का जो भी सामान है वो इंडिया से मालदीव खरीद सकता है, ठीक है। उसको ये इंडिया $40 मिलियन मालदीव को दे देगा, फिर उन पैसों को वो वापस इंडिया को करके कोई भी सामान खरीद सकता है, कोई भी सामान, है ना, उसको इंडिया से ही खरीदना है, क्योंकि इंडिया ने उसको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, ठीक है। तो इंडिया उसको रुपये में देगा, है ना, जो हमारी करेंसी है, जो हमारी मुद्रा है रुपया, उसमें इंडिया जो है इसको मालदीव को ये $40 मिलियन देगा, ठीक है। और वो देने के बाद फिर वो रुपया क्योंकि और कहीं किसी कंट्री में चलेगा नहीं, तो फिर उसको हमारे यहीं से खरीदना पड़ेगा। अब इसमें फायदा क्या है हमारा? इंडिया का भी कोई फायदा होना चाहिए, उनको पैसे दे रहा है, वो तो अपना फायदा उठा रहे हैं, उनको सामान मिल रहा है, ठीक है, उनको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, और हम अपने पैसे दे रहे हैं, हमारे पास वापस आ रहे हैं, इसका भी हमको भी तो कोई फायदा मिलना चाहिए। अब क्या है इसके द्वारा, क्या है कि एक तो हमारी मार्केटिंग हो जाती है। कैसे? जब हमारा सामान उनके पास जा रहा है, ठीक है, उनके पास हमारा सामान तो जाएगा ही, हमारा उनके पास, भले वो पैसे जो है हमारे वाले ही वापस कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे तो हमको दे रहे हैं, और जो है सामान भी हमारा उसके पास जा रहा है, तो हमारी मार्केटिंग होगी। कैसे मार्केटिंग होगी? उनके पास सामान गया हमारा, ठीक है, वो पहले भले ही नहीं खरीदना चाहते थे, लेकिन अब लाइन ऑफ क्रेडिट के चक्कर में वो हमसे खरीदेंगे, क्योंकि अब उनको पैसा नहीं देना पड़ रहा, जो पैसा हमने उनको दिया वही वो वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जब वो हमको देंगे तो फिर उससे क्या, हमारा सामान की मार्केटिंग कैसे होगी? जब हमारा सामान उनके पास चला गया, चाहे वो पहले ना खरीदे, लेकिन अब खरीदना है उनको, उन्होंने खरीदा, फिर उनको अब मान लीजिए अच्छा लगा, तो फिर बार बार हमसे लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी जो प्रोडक्ट है, जो हमारा सामान है, हमारा जो अभी गुड्स वगैरह है, उनकी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे इंडिया ने जो है मालदीव को दे दिए पैसे कुछ, है ना, जैसे $40 मिलियन दे दिए, है ना, जब $40 मिलियन मालदीव को दे दिए, तो है ना, रुपये में, अब हमारी जो करेंसी है उसमें, उसके बाद क्या करेगा मालदीव, वही पैसे हमको देगा और हमसे सामान खरीद लेगा। अब हमारा क्या फायदा है, जो पैसे हमारे गए थे मालदीव को दिए थे हमने, वही तो वापस आ गए, और हमारा सामान भी बिक गया, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ना तो इसमें मालदीव को कोई पैसा देना पड़ा और उसको सामान भी मिल गया, ना तो मालदीव ने कोई पैसा दिया और उसको सामान भी मिल गया, पर इंडिया ने जो पैसा दिया था वो वापस भी मिल गया और इंडिया का सामान भी बिक गया, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट से। जहां भी आप लाइन ऑफ क्रेडिट देखो लिखा हुआ, वहां समझ जाना ऐसी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है।
और ग्रांट क्या होता है, ग्रांट जो होता है जो हम एज अ डोनेशन दे देते हैं, ठीक है, जिनको वापस नहीं लेना होता, ठीक है। ये जो है आपका लाइन ऑफ क्रेडिट, ये भी वापस आता है, हालांकि इनडायरेक्टली आता है, जैसे दिया ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। लोन जो है ये डायरेक्टली वापस आता है इंटरेस्ट रेट वगैरह वगैरह से, और ग्रांट जो है ये कभी वापस नहीं आती, ठीक है, ये डोनेशन की तरह होती है, ये जो है आपको दी जाती है, उधार उधार नहीं, सॉरी, ये आपको दान की तरह दी जाती है, फिर उसको वापस नहीं लेगी कंट्री, ठीक है। तो ये इन तीनों में फर्क है, ठीक है, समझ गए आप। तो लाइन, और एक और पॉइंट मैंने अब लाइन ऑफ क्रेडिट में नहीं बताया कि लाइन ऑफ क्रेडिट ऐसा नहीं है कि जो हमने आपको पैसे दिए तो अब 1 महीने में 2 महीने में खरीद लो, आप धीरे धीरे करके खरीद लो, जो भी टाइम डिसाइड हुआ है ना, आप खरीदोगे हमसे ही, बस ये शर्त होगी इसमें, ठीक है ना। जो हमने पैसे दिए हैं खरीदोगे आप उनसे हमसे ही, ठीक है ना। मतलब इंडिया जो है इनको फ्री एक्सेस दे देगा, इतने रुपए के लिए आप जो सामान खरीदना चाहते हो खरीद लो, मतलब जो सामान क्या जिस चीज के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, जैसे यहाँ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है लाइन ऑफ क्रेडिट, तो फिर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी सामान होगा आप हमारे यहाँ से खरीद लो, आप खरीद लो, कुछ दिन बाद खरीद लो, कुछ दिन बाद और कुछ दिन बाद खरीद लो, पर खरीद लो, ठीक है। ये होता है इसमें। तो अब इसमें क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए जो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है मालदीव में, ये जो है इंडिया ने पैकेज जो है ये जो आपका लाइन ऑफ क्रेडिट है $40 मिलियन का, ये अनाउंस किया है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, मालदीव को क्या फायदा होगा, इंडिया को क्या फायदा होगा। देखिए मालदीव को क्या फायदा होगा, जब इनके नए नए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होंगे तो लोग आया करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं उनसे पैसे कमाएंगे, ठीक है। फिर जब वहां पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने लगेंगे, मालदीव जो है वैसे भी टूरिस्ट प्लेस है बहुत बड़ी, ठीक है, पूरा जो है द्वीपों से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, द्वीप है बहुत सारे, तो इस वजह से वैसे भी बहुत ज्यादा यहाँ पे टूरिज्म होता है। और जब स्पोर्ट्स वाले लोग आने लगेंगे तो स्पोर्ट्स टूरिज्म भी होने लगेगा, मतलब स्पोर्ट्स टूरिज्म मतलब जब लोग आपके यहाँ कोई स्पोर्ट्स देखने आएंगे, कोई आपके यहाँ कोई आपके यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, लोग उसको देखने आएंगे, और जब उनकी टीम खेल रही होगी तो लोग उसको देखने आते हैं, और जब लोग उसको देखने आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो देखेंगे जी कंट्री बहुत सुंदर है, फिर अलग अलग जगह घूमेंगे, उससे आपको फायदा होगा, बाद में किसी और को बताएंगे, वो भी आएगा, या खुद भी दोबारा घूमने आ सकता है, तो ऐसे करके एक प्रचार भी हो गया कंट्री का, ठीक है। तो जो है ये जो है इंडिया जो मालदीव है, आपको इस चीज का बूस्ट मिलेगा कि एक तो टूरिज्म का बूस्ट मिलेगा कि स्पोर्ट टूरिज्म जो है बढ़ जाएगा। दूसरा क्या बूस्ट मिलेगा, जो इनके यहाँ के प्लेयर है ना, जो इनके यहाँ के प्लेयर हैं, जो ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ये तो मालदीव में बन गया है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई टूर्नामेंट हो गया तो इंडिया उठा के अपने टूर्नामेंट खत्म हो गया तो अपने यहाँ रख लेगा फिर वापस मालदीव में रख देगा, ऐसा तो होगा नहीं। ये तो बन गया एक बार, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया। अब जो मालदीव के प्लेयर्स होंगे उनको जो है पूरी स्टेट ऑफ द आर्ट, जो है पूरी स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब जिसमें सारी फैसिलिटी होंगी, ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बन गया, तो इसका फायदा कौन लेगा, इसका फायदा जो है मालदीव के प्लेयर लेंगे, जो भी मालदीव के अपने पर्सनल टूर्नामेंट होते हैं, अंदर जो प्राइवेट टूर्नामेंट होते हैं, लोकल टूर्नामेंट, वो भी सब यहीं पे अच्छे से ऑर्गेनाइज होंगे। इनके प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा जो फैसिलिटीज है उनका वो फायदा उठा पाएंगे, ठीक है, जो इनके प्लेयर्स हैं, ये एक फायदा होगा मालदीव को, ठीक है ना। अब इंडिया को क्या फायदा होगा, इंडिया को क्या फायदा हो रहा है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको एक इंटरनेशनल वो जो एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। एक्सपोजर मतलब वो जो है बाहर के खिलाड़ियों से देख पाएंगे खेल के, कम्पीट करके। मालदीव के जैसे इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो इंडिया के जैसे इंडिया के कुछ टूर्नामेंट है, क्या जैसे इंडिया का टूर्नामेंट है खेलो इंडिया है ना, तो अभी तो इंडिया में ऑर्गेनाइज होता है ना। फिर मान लीजिए मालदीव में भी ऑर्गेनाइज होने लगा है ना, हमारा पड़ोसी है मालदीव एकदम, तो मालदीव में भी ऑर्गेनाइज होने लगा खेलो इंडिया, तो वहां जो हमारे प्लेयर है वो जाया करेंगे। वहां के जो प्लेयर है, जब मालदीव में ऑर्गेनाइज हो रहा है तो वहां के प्लेयर भी हमारे इसमें खेल सकते हैं, खेलो इंडिया में जो प्रोग्राम होगा, तो एक दूसरे के साथ जो है कंपटीशन कैसे होगा, क्या कंपटीशन है, कैसे कैसे करना है, एक दूसरे की जो परेशानी है उनको ओवरकम करने में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इस सब में, ठीक है। फिर इंडिया का एक प्रोग्राम है फिट इंडिया मूवमेंट है ना, वो जो है वो भी उसको भी इंडिया एक्सटेंड कर सकता है यहाँ पे मालदीव में, ठीक है। इंडिया उसको भी एक्सटेंड कर सकता है मालदीव में। तो ये जो पॉलिसीज है इंडिया की, इनको इंडिया जो है एक्सपेंड कर सकता है मालदीव में। ये खेलो इंडिया प्रोग्राम है या फिर आपका फिट इंडिया प्रोग्राम है, इससे क्या इंडिया को क्या फायदा होगा कि इंडिया के जो है मालदीव के साथ रिलेशन अच्छे होंगे और इंडिया के जो प्रोग्राम है उनकी वैल्यू बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अभी तो मालदीव जो है इसमें पार्ट होगा, जब मालदीव में ऑर्गेनाइज होगा फिर उसके बाद और कंट्री भी आके इसका पार्ट होंगी, जब देखेंगे मालदीव इसका पार्ट है, बहुत फायदा हो रहा है मालदीव को इससे, जैसे इंडिया को फायदा हो रहा है ऐसे मालदीव भी फायदा उठा रहा है उससे, ठीक है। तो फिर और कंट्री भी आके इसका हिस्सा बनेंगे, जब और कंट्री बनेंगी तो ये ग्लोबल जो प्रोग्राम्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे इनके भी इवेंट होने लगेंगे, समझ गए आप। तो इंडिया को एक ये फायदा है। दूसरा, इंटरनेशनल जो हमारे नेशनल खिलाड़ी हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा और जो बाहर के खिलाड़ी हैं उनके साथ compete करने का मौका मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज और क्या होगा इसमें, इंडिया का जो है उसका भी टूरिज्म बढ़ेगा। जब इंडिया वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज बनाएगा, इंडिया मालदीव से ज्यादा दूर है नहीं, तो लोग इंडिया में भी घूमने आएंगे, जैसे वहां पे स्पोर्ट टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी फायदा होगा इंडिया को, ठीक है ना। तो ये सारे जो है इंडिया को फायदे होंगे, मालदीव को फायदे होंगे। ये जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा यहाँ पे मालदीव पे, उसमें है ना। अब हम मालदीव की लोकेशन जान लीजिए कहाँ है। तो जैसे ये मैप है हमारा, ठीक है, इंडिया का। तो मालदीव जो है आपका
यहाँ पे हमारा इंडिया खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड हो गया है ना। तो यहीं पे नीचे यहाँ पे जो है उनका समूह है, किसका समूह है, वो यहाँ पे समूह है आपका द्वीपों का समूह है, ठीक है। इन द्वीपों के समूह को जो बोलते हैं उनका वो देश जो है वो मालदीव है, ठीक है। अगर मैं आपको हल्का सा ड्रॉ करके बताऊं, यहाँ बता देता हूँ आपको मैं मैप हल्का सा ड्रॉ करके। तो जैसे ये इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है ये, ठीक है, ये साउथ वाला इंडिया का हिस्सा है। ये आपका वो हो गया लक्षद्वीप हो गया, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया यहाँ पे। तो जो मालदीव है यहाँ पे पड़ेगा आपका, यहाँ पे ये आपका श्रीलंका हो गया। मालदीव जो है यहाँ पे पड़ेगा, ये भी आइलैंड जो है, आइलैंड मतलब जो आपके द्वीप होते हैं उनका समूह है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है मालदीव की, कैपिटल है मालदीव की माले, ठीक है, कैपिटल है मालदीव की माले। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, आफ्टर चाइना यूएस इज बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया, सर्वे सेड, ठीक है। तो एक सर्वे हुआ है, इस सर्वे ने क्या बताया है, इस सर्वे ने बताया, ये एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने सर्वे किया है, ठीक है, सनराइज करके कंपनी है, उसने जो सर्वे किया है, इस सर्वे में इस कंपनी ने क्या बताया है कि मतलब सर्वे मतलब इन्होंने इंडिया के लोगों से पूछा, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे इंडिया के लोगों से बहुत सारे। तो उसमें इनको क्या पता चला कि चाइना तो पहले नंबर पे है और यूएस दूसरे नंबर पे है इंडिया के लिए थ्रेट मतलब जो परेशानी होती है, जो इंडिया के लिए परेशानी कर सकता है, मतलब मुसीबत खड़ी कर सकता है, उसको थ्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन है, चाइना, और उसके बाद है यूएसए, ठीक है। अब जो इससे क्या हुआ, देखो चाइना का तो ऑब्वियस है, क्यों चाइना को थ्रेट माना जा रहा है ना, क्योंकि चाइना से हमारी वैसे भी बहुत सारी जो है झड़प चल रही है, ठीक है, आपकी एलओसी वगैरह पे, और वैसे भी चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो इस वजह से चाइना को तो पहले नंबर पे माना जा रहा है। लेकिन दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी इतनी सारी झड़प है वो नहीं है, उसकी जगह पे कौन है, उसकी जगह पे यूएस है, यूएस आपका उसकी जगह पे। अब यूएस जो है इससे बहुत ज्यादा नाराज हो रहा है ना, यूएस जो है इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं। यूएस के लोग क्यों नाराज हो रहे हैं, यूएस की मीडिया, कि हम तो इंडिया के साथ इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब उनको लगता है ऐसा, उनको तो ऐसा ही लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो हम तो इंडिया के साथ बहुत इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, है ना। फिर भी वो लोग जो है हमको अपने थ्रेट बता रहे हैं, फिर भी वो लोग हमको क्या बता रहे हैं कि हम उनके लिए थ्रेट है, हम उनके लिए परेशानी है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, उन लोगों को तो ऐसा लग रहा है हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, इंडिया के अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन पता तो इंडियंस को है ना कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। अब जैसे कुछ दिन पहले आपका जो यूएस है, यूएस ने कुछ दिन पहले क्या किया, जो पाकिस्तान के F-16 जहाज हैं उनको अपग्रेड करने के लिए हामी भर दी, उनको एक पैकेज अनाउंस कर दिया, तो उसको हम अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड का मतलब समझते हो ना, नई नई टेक्नोलॉजी उसमें डाल देंगे, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी उन्होंने F-16 जो आपके एयरक्राफ्ट है ना, जो वायु विमान है, वो लड़ाकू विमान जो होता है उनके लिए, है ना, उनको अपग्रेड कर देंगे, उनमें नई नई जो फैसिलिटी उन्होंने बनाई है उसके लिए, उसमें उसको डाल देंगे। अब उससे नुकसान किसको होगा, उससे नुकसान तो इंडिया को हो रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी आप उसमें डालोगे, क्योंकि वो यूज किसके खिलाफ होंगे, इंडिया के खिलाफ ही तो यूज होंगे। ऐसा तो है नहीं कि उनमें नई टेक्नोलॉजी डल गई अब वो रखे आराम से, उनको कोई फायदा ही नहीं है, उनको कुछ काम ही नहीं है इनका, है ना। ये जो एयरक्राफ्ट आपके, ये जो आपके लड़ाकू विमान है, यूज तो इंडिया के खिलाफ ही होंगे। तो जब आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हो ऐसे, है ना, फिर पाकिस्तान को, अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले न्यूज बताई थी कि पाकिस्तान को $10 बिलियन 10 बिलियन डॉलर तक क्या लोन भी मिल गया है बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज से, है ना। और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो किसने किया था, सबसे ज्यादा पैसा नहीं दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो इनकरेज किया था कंट्रीज को कि आपको लोन देना चाहिए, ये देना चाहिए, ऐसे इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनका बाढ़ आया, वो किसने किया था, वो आपका यूएसए ने किया था, ठीक है। जब है ना, और वो पैसा कहाँ यूज होगा, है ना, वो पैसा कहाँ यूज होगा जो $10 बिलियन मिल रहा है, ठीक है। वो पैसा तो कभी ऐसा ऊपर करप्शन में इस्तेमाल हो जाएगा सारा पैसा, है ना, या तो फिर आतंकवादी संगठन को चला जाएगा, और जो आतंकवादी संगठन को जाएगा वो पैसा वो फिर आतंकवादी संगठन हमारे यहाँ हमला करेंगे, इससे भी हमको नुकसान है। तो आप जो है ऐसे सब पाकिस्तान की मदद कर रहे हो, है ना। हाँ, फिर आप कैसे सोच सकते हो, आप कैसे सोच सकते हो कि आप जो है हमारे लिए दोस्त हो, हमारे दोस्त हो, ऐसा थोड़ी सोच सकते हो। आप अपनी तरफ से सोच रहे होगे कि हम ये अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो 4 नुकसान भी तो हमको कर दे रहे हो, एक अच्छा कर रहे हो 4 नुकसान कर दे रहे हो, तो ऐसा दोस्त किस काम का, ऐसा दोस्त, समझ रहे हो आप। तो इसलिए लोगों ने बोला है कि यूएस जो है हमारे लिए थ्रेट है, हमारा अच्छा दोस्त नहीं है। फिर लोगों ने एक चीज और देख ली है पिछले कुछ सालों में यूएस की, क्या चीज देख ली है, यूएस जो है मान लीजिए कहीं पे कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है, वहां पे घुस जाता है यूएस, है ना। अगर मान लो दूसरी तरफ रशिया है तो आप भी घुस जाएगा यूएस, है ना। फिर जब लगता है कि हम हार जाएंगे यूएस को, तो वहां से फिर छोड़ छाड़ के भाग जाता है। जैसे अभी आपका यहाँ से अफगानिस्तान से भाग गया, है ना, अफगानिस्तान से भाग गया यूएस से, है ना। पहले तो यूएस घुसा अफगानिस्तान में 2001 के आसपास, है ना। अब जो है जब तालिबान लगा के हमको हरा सकता है तो आप छोड़ के भाग गए यहाँ से, है ना। अब जो वहां के लोग हैं उनका क्या हुआ, उनको सबको नुकसान हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है उनके साथ, उनको उनके ऊपर इतनी सारी बंदिश लगा दी है। अभी कुछ दिन पहले जो
तालिबान ने एक वो कर दी थी, एक वो लॉ लाए हैं कि जो भी महिलाएं हैं वो ना तो स्कूल जाएंगी, ना कॉलेज जाएंगी, ना कहीं काम करेंगी, ना क्रिकेट वगैरह खेलेंगी, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं करेंगी। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान की महिलाओं को इससे नुकसान हो रहा है। आप तो छोड़ छाड़ के चले गए, पहले आप खूब दिन आप यहाँ पे रहे, आपकी जो प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने खूब पैसे वगैरह कमाए यहाँ से, क्योंकि जो वेपन्स प्रोवाइड करती थी वो जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद आपकी प्राइवेट कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? यूएसए के जो प्राइवेट कंपनी है, जो वेपन वाली कंपनी है, जो हथियार बनाती है, इसीलिए तो है। सबसे ज्यादा फायदा जो उन्होंने लिया है ये अफगानिस्तान वाले उससे ही तो लिया है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे जो सोल्जर्स रहते थे अफगानिस्तान में, उसके आपके यूएस के, और फिर वो जो उनको हथियार आते थे, वो हथियार जो जबरदस्ती यहाँ भेजे जाते थे, तो वो यहाँ भेजे जाते थे, तो वो पैसे कमाती थी, समझ रहे हो आप? तो जो है आपने तो पूरा फायदा लिया है अफगानिस्तान का, है ना। उसकी और फिर जब उसकी मदद करने की बात आई तो आप छोड़ के भाग गए, है ना। तो जब आप ऐसा करोगे कि अपने दोस्त को धक्का मार दोगे, तो पहले तो उसके साथ खड़े रहोगे, पर जैसे ही लगेगा आपका दोस्त फंसने वाला है, उसको धक्का मार के निकल जाओगे, है ना, आप बच के भाग जाओगे। जब ऐसा करोगे तो आप पे कौन ही विश्वास करेगा, है ना। ऐसा ही इन्होंने सीरिया में किया है ना। सीरिया में उनके आपस में लड़ाई चल रही थी, मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था आज के इतिहास की वीडियो में, जो सीरियन सिविल वॉर हुई थी। सिविल वॉर मतलब अंतर्युद्ध जो होता है, ठीक है, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति बने थे 2001 के आसपास, उन्होंने क्या किया था, अपने वो लोग जो है उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, उनके खिलाफ वो निकाल रहे थे, मोर्चा निकाल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो आपकी सीरिया की आर्मी थी उन पर उनसे गोली चलवा दी, जो लोग थे, है ना। फिर उसके बाद फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई, फिर अंतर्युद्ध हो गया, ऐसा करके मैंने आपको पूरा समझाया था, है ना। फिर जो आपका सीरिया है वो 2-3 हिस्सों में बट गया, है ना। अब सीरिया जो है, सीरिया की जो गवर्नमेंट थी उसने मदद मांगी रशिया से, है ना, क्योंकि उन दोनों के पुराने बहुत अच्छे संबंध है, इसलिए उन्होंने मदद मांगी रशिया से। रशिया तो इसलिए आया क्योंकि उन्होंने मदद मांगी। आप जो है जबरदस्ती उसमें जाके घुस गए, जो अपोजिट साइड थी, जो लोग थे उनकी तरफ कि हम मानव अधिकार की वजह से घुस रहे हैं, ह्यूमन राइट की वजह से खस रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, आप जबरदस्ती घुस गए क्योंकि रशिया वहां पे घुसा हुआ था, है ना। अब जो है सीरिया की इतनी हालत खराब है, ना आप उनकी कोई मदद कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, और आपने उस टाइम पे जाके वहां पे इतनी ज्यादा वो कर दी, है ना, इतनी ज्यादा उनको तोड़ने की कोशिश करी, उनको लड़वाने की कोशिश करी, ठीक है। तो जब आप ऐसा सब कुछ करोगे, भले ही आपको लग रहा हो कि जी हम सबसे बेस्ट हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है ना, लेकिन जो कंट्री जिसके साथ हो रहा है वो तो जानती है ना आपने क्या किया क्या नहीं किया है ना, उसके हिसाब से रहेगी वो तो। दूसरी तरफ अगर हम आपकी रशिया की बात करें, रशिया जो है, रशिया को अगर कभी कोई जैसे सर्वे होता है तो रशिया हमेशा फ्रेंडशिप में टॉप 2 में आ जाता है, टॉप 2 या टॉप 3 में आ जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, एक तो रशिया का ऐसा कोई पाकिस्तान से संबंध नहीं है, ठीक है, ठीक है, चाइना से उसका संबंध है, लेकिन चाइना से संबंध होना एक अलग चीज है, ठीक है, और पाकिस्तान से होना एक अलग चीज है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके अलग माइंडसेट है, चाइना का माइंडसेट है वो इंडिया के खिलाफ, है ना। लेकिन वो रशिया और जो चाइना दोस्त है वो पहले से दोस्त है, ऐसा नहीं है कि हमको जो है इंडिया को कंट्रोल करना है इसलिए हम चाइना के दोस्त बने। रशिया का ऐसा नहीं है। लेकिन यूएसए का क्या है कि जैसे ही कुछ होता है, जैसे अब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है ना, जब यूएस ने इंडिया से कहा कि आप रशिया की निंदा कर दो, कि आप यूक्रेन में क्यों घुस गए, इंडिया ने मना कर दिया कि हम निंदा नहीं करेंगे, हमारे दोस्त है ना। तो जब इन्होंने ये भी कहा कि आप वहां से तेल लेना बंद कर दो, जो कच्चा तेल है, इंडिया ने मना कर दिया कि हम लेंगे, हमको सस्ते रेट पर मिल रहा है और जगह बहुत महंगा है, ठीक है। जब इंडिया ने ऐसा कहा तो यूएस ने उसके बाद क्या है, उसके बाद जो आपका पाकिस्तान है उसका जो पैकेज था, मैंने आपको बताया F-16 वाला, वो भी रिन्यू कर दिया, इनको लोन भी दिलवा रहा है ना, ताकि इंडिया को जो है कंट्रोल में रखा जाए। इंडिया हमारी बात नहीं सुन रहा तो हम इंडिया का जो अपोजिट है, जो इंडिया का दुश्मन है, उसकी मदद करते हैं, तो इंडिया अपने आप सुन लेगा। ये वाला जो है, ये वाली जो टैक्टिक्स है आपका यूएस नहीं, वो रशिया नहीं अपनाता है, ठीक है। रशिया के पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है तो नहीं है, ठीक है, पर आपके चाइना से संबंध पहले से ही है, बहुत पुराने समय से, तो वो है, ठीक है ना। तो और रशिया हमारा हर जब हमको मदद की जरूरत होती है हमेशा हमारी मदद भी करता है। दूसरा, रशियन के जो हम रशिया के वेपन भी बहुत पहले से यूज करते हैं। एक जो हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर जी, उनसे एक वेस्टर्न मीडिया में वो कहीं गए थे, शायद यूएस ही गए थे, तो वहां पे उनकी मीडिया ने एक सवाल पूछा उनसे कि आपने जो है रशिया के इतने सारे वेपन ले लिए हैं जिसकी वजह से आपको रशिया के सामने झुकना पड़ता है, आप उसकी निंदा नहीं कर पा रहे हो। तो उन्होंने एक चीज कही, उन्होंने क्या कहा, पहली बात तो हमको उनके सामने झुकना नहीं पड़ता, ठीक है, हमको वेपन की जरूरत होती है, वो हमको प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए वो हमारे दोस्त हैं, हम उनके गुलाम नहीं है, हम उनके दोस्त हैं, हम उनके सामने झुकते नहीं है, वो हमारी मदद करते हैं तो हम उनके बदले में मदद कर रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब हमको हथियार की जरूरत थी, जब हमको जरूरत थी, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही थी और हम यूएस के पास गए, वेस्टर्न कंट्रीज के पास गए, ठीक है, तो हमको उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको वेपन नहीं देंगे, तो हमारे पास चॉइस रशिया बचा, हम रशिया के पास चले गए। अब हम वहां से वेपन ले रहे हैं तो आपको वहां से दिक्कत हो रही है, क्या वहां से क्यों वेपन ले रहे हो, वहां से मतलब हथियार वगैरह क्यों ले रहे हो, अब आपको दिक्कत हो रही है ना। तो ये सारी बातें उन्होंने बोल के बताई, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब
इंडिया को जरूरत थी जब आप आए नहीं, अब आप अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हो इंडिया के पास। क्यों आ रहे हो? क्योंकि आपको चाइना को कंट्रोल करना है, चाइना इतना ऊपर चला जा रहा है, आपसे ऊपर ना निकल जाए, इसलिए आप इंडिया को कर रहे हो सपोर्ट। ठीक है, फिर दूसरा लोगों से ये भी पूछा गया कि क्वाड जो ग्रुप है, क्वाड है ना 4 कंट्रीज का, किस किस का? आपका यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रीज का ग्रुप है। तो लोगों से पूछा गया जो क्वाड ग्रुप है वो भी बन गया है, तो अब तो इंडिया जो है बहुत अच्छा दोस्त होगा यूएस का। तो लोगों ने कहा कि क्वाड जो ग्रुप है अभी तक उसने कुछ किया तो है नहीं, पिछले कितने सालों से बन गया है ना, और मतलब बना हुआ तो 2007 का है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में एक्टिव भी हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो जो है वो ग्रुप बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहा है ना, बार बार जो है या तो रशिया की निंदा करने में लगा हुआ है, या तो वैक्सीन उसमें लग रहा है, जो उसका काम होना चाहिए आपको चाइना को काउंटर करने के लिए, उसमें कोई मदद नहीं कर रहा है इंडिया की। तो इस वजह से वो ग्रुप जो है कोई अच्छा काम, मतलब कोई कारगर नहीं है जो इंडिया के फायदे के लिए, तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। लोगों ने ये भी कहा है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए कि लोगों की माइंडसेट ऐसा क्यों है हम लोगों का। ठीक है, क्यों है ऐसा माइंडसेट के यूएस जो है हमारा दूसरे नंबर पर थ्रेट आता है। ठीक है, तो जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग में क्या हुआ है, वोटिंग में जो पहले नंबर पर कौन आया है आपका? चाइना है। तो चाइना को कितनी परसेंट वोट मिली है? चाइना को मिली है 43% तक की वोट। 43% लोगों ने क्या कहा है कि चाइना हमारे लिए नंबर 1 का थ्रेट है। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पे कौन आया? यूएसए, उसको मिली है 22% तक की वोट। 22% लोगों ने बोला है, जितने भी लोगों से पूछा था उसमें से 22% लोगों ने बोला है कि यूएसए हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट, तो इसलिए चाइना पहले नंबर पे आता है और यूएस आपका दूसरे नंबर पे आया है। ठीक है ना, चलिए अब आज की लास्ट न्यूज पे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदी शो कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो ये एक बीबीसी है, बीबीसी एक मीडिया है। ठीक है, एक फॉरेन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया वो है ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी, इसके चैनल आते हैं बीबीसी, आपने देखा होगा बीबीसी इंडिया, हिंदी, इंग्लिश ऐसे करके आते हैं। ठीक है, तो ये बीबीसी है ना, ये इंग्लैंड के द्वारा मतलब यूके के द्वारा फंड किया हुआ ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूके की गवर्नमेंट जो है उसको ये फंड करती है इसको। ठीक है, जो आपकी यूके की गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या है, यूके की गवर्नमेंट इसको फंड करती है। ठीक है, जिसको जो पैसे मतलब सारे कुछ मिलते हैं ये गवर्नमेंट यूके की फंड करती है, इसीलिए इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसने क्या किया है, इसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया मोदी क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आपके डॉक्यूमेंट्री का नाम है, इसने क्या दिखाया है? इसमें इसने दिखाया है कि जो 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे उसके बारे में इसने दिखाया है। ठीक है, तो उसमें इसने क्या दिखाने की कोशिश करी है बीबीसी ने, कि जो दंगे हुए थे ना, वो दंगे जो है इनके जब दंगे हो रहे थे तो ये लोग भी उसके ऊपर नजर रख रहे थे। इन लोगों ने फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में इनको क्या पता चला कि जो प्रधानमंत्री मोदी उस टाइम पे गुजरात के सीएम थे ना, मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या है, इन्होंने वो दंगे जो है ज्यादा भड़काए थे, मतलब पुलिस को इन्होंने आने नहीं दिया था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर थे, इनके पास ताकत थी पुलिस को रोकने या ना रोकने की। तो इनका क्या कहना है, कि इनका कहना है जो आपका यूके है कि हमारे यहाँ जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पता चला कि जो आपके प्रधानमंत्री मोदी है इन्होंने जानबूझ के पुलिस को नहीं आने दिया था। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है कि देखो पहली बात तो हमारे यहाँ दंगे हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारी रिपोर्ट है वो सही बताएगी, या आप अपने यहाँ से बैठे बैठे सब कुछ सही बता दोगे? ना आपको ग्राउंड रिपोर्ट कुछ पता, ना आपको कुछ और पता है, बस आप अपने यहाँ बैठे हो, अपने आप अंदाजा लगाया, एक आध चीज पढ़ पढ़ा के कहीं से अखबार में कोई इंटरनेशनल मीडिया ने कोई न्यूज दिखा दी, एक आध चीज देख के अपने अपने आप अंदाजा लगा दिया कि जी हाँ ऐसा हुआ है ना। पहली बात तो ये, अब जो जिसने भी वो रिपोर्ट बनाई थी वो इंडिया में तो आया नहीं था, वहीं अपने यहाँ बैठे थे, है ना, अपने यहीं बैठे थे और वहीं से बैठे बैठे इन्होंने रिपोर्ट बना दी। जो जिसने रिपोर्ट बनाई थी वो इनके एक फॉरेन जो है ऑफिसर थे, है ना, वो एक फॉरेन ऑफिसर थे इनका, जिनका नाम था जैक स्ट्रॉ। एक फॉरेन इनके सिक्योर थे, सेक्रेटरी थे, जिसका नाम था जैक स्ट्रॉ, है ना। इनका एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू के बेसिस पे इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी है। ठीक है, उस इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी अपने यहाँ बैठ के, और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी जो थे, मतलब उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे वहां के, उन्होंने पुलिस को नहीं जाने दिया। अब देखो तुमने इन्वेस्टिगेशन अपने यहाँ कर ली और तुमने अपने यहाँ फैसला बता दिया कि ये फैसला है ना, फिर उसके ऊपर तुम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो इंडिया के लोगों ने पहली बात तो क्या, पहले तो जो इंडिया की फॉरेन ऑफिस है उसने बोला है कि देखो आप अपने यहाँ क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ इसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चला है खूब कितने सालों तक। अभी लास्ट ईयर इसका फैसला आया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे जो है
बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है कि इनका जो है इसमें कोई हाथ नहीं था। ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, तो हमारा मानना कि हम किसको मानेंगे, हम अपने सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। जब इतने साल केस चला है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसमें से पीएम मोदी को जो है क्लीन चिट मिली है, तो आप कैसे कह सकते हो। ठीक है, आप जब बस अपने यहाँ बैठे हो, अपने यहाँ बैठ के अपने आप कुछ भी फैसला कर रहे हो और उसको फिर दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो थोपने का तरीका है ना, इसको बोला गया है कॉलोनियल माइंडसेट, है ना। जैसे थोपने का तरीका कॉलोनियल माइंडसेट कैसे बोला गया है, कॉलोनियल मतलब जो यूएसए कॉलोनी बोलते हैं। जैसे जब यूएसए ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा, यूएस नहीं सॉरी, जो यूके है, ब्रिटेन है आपका, इसने जब हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था तो हमको इसको कॉलोनी बोला जाता था, है ना। तो ये कॉलोनियल हो गए, हम कॉलोनी हो गए। ठीक है, ये हमारे राजा हो गए, उस टाइम पे राजा की तरह मतलब हो गए, हमारे हेड थे जो भी हमको, जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे। तो ये जो है उस टाइम पे इनका क्या था कि जो हम बोलेंगे वही होगा, है ना। हम उनकी कॉलोनी थे, हमको मानना पड़ता था। उसी तरह अब ये कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि जी हमने जो बोल दिया, हमने जो रिपोर्ट दिया वही सही है, बाकी गलत है। तो ये एक प्रोपेगेंडा के तरह जो है थोपा जा रहा है और सब पे। ठीक है, अब इंडिया जो, अब ये ऐसा कैसे होगा कि जो यूके है वहां की जो मीडिया है, बीबीसी जो है, ये ज्यादा फैली हुई है। इंडिया का ऐसा कोई इंटरनेशनल चैनल, इंटरनेशनल गवर्नमेंट फंडेड है नहीं कोई भी चीज, कोई भी चैनल। तो अब ये यूएस, ये जो आपका है बीबीसी, ये जो बीबीसी है आपका, ये ज्यादा पूरी दुनिया में फैला हुआ है अलग अलग जगह पे। अब इसमें क्या है, तो पूरी दुनिया के लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। ठीक है, जब पूरे दुनिया के लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो वो इन्हीं के ऊपर विश्वास करेंगे, इंडिया के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया को कोई ऐसा इंटरनेशनल मीडिया है नहीं। इससे ये नुकसान है ना, ये प्रोपेगेंडा की तरह फैल रहा है। ठीक है, अब ऐसा इन्होंने ये प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा इसलिए फैला रहे हैं। देखिए पिछले कुछ सालों में, पिछले 8-10 सालों में क्या हो रहा है कि अगर किसी को भी फेमस होना है ना, तो इंडिया की बुराई कर दो। ठीक है, इंडिया के खिलाफ कुछ बोलो, ऐसा ही चल रहा है आजकल। ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, डेवलपिंग कंट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है पिछले बहुत सालों से। ठीक है, तो फास्ट ग्रोथ हो रहा है जीडीपी का, बहुत सालों से 5वें नंबर पे जीडीपी आ गई है। यूके को छोड़ के पीछे आई है, इस चीज की भी इनको दिक्कत है कि जिस कंट्री के ऊपर हमारे राज किया आज वो हमको पीछे छोड़ रही है। आर्मी से ज्यादा ताकतवर है हमारी, मैंने कल ही बताया था आपको, 4थे नंबर पे है, इनके 5 या 6 नंबर पे इनकी आर्मी आती है ना। इस चीज की भी इनको दिक्कत है ना। तो ये क्या है, जो है इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला के क्या फायदा उठाते हैं कि जब इंडिया इतनी न्यूज में बनी रहती है तो उसके खिलाफ कोई उल्टी सीधी चीज बोल दो, तो अगर वो सही भी नहीं होगी फिर भी लोग देखने तो आएंगे, सही नहीं है तो क्यों नहीं है, या फिर सही है तो क्यों है ना। तो इस वजह से बीबीसी ऐसी वो बना रहा है। बीबीसी ने ऐसा पहले भी किया हुआ है ना, बीबीसी ने ऐसा पहले भी किया हुआ है। एक बार हमारे यहाँ पे दिल्ली में एक निर्भया केस हुआ था ना, निर्भया रेप कांड, उसके ऊपर भी इन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। फिर वो इंडिया में उसको बैन कर दिया गया क्योंकि उसमें बहुत चीजें गलत दिखाई गई थी, इसलिए इंडिया में उसको बैन कर दिया गया। जब इंडिया में उसको बैन किया गया है ना, तो उसमें भी निर्भया केस जो हुआ था, रेप केस, उसमें भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम का एंगल डाल दिया था। ठीक है, तो इन्होंने उसमें भी हिंदू मुस्लिम का एंगल डाला, तो इसकी वजह से वो इंडिया में बैन कर दी गई। बहुत सारी चीज में गलत थी, तो जब वो इंडिया में बैन हो गई ना, उसके बाद पहले वो बिल्कुल उसको कोई नहीं जान रहा था। जैसे ही वो इंडिया में बैन हुई उसके बाद लोगों ने उसको बहुत देखा, उसको लोगों ने इतना देखा कि जो वेस्ट में है ना, जो आपके ये यूएस वगैरह और ये यूरोपियन कंट्री है, इन सब में उसको बहुत सारे अवार्ड दिए गए, है ना। इसलिए अवार्ड दिए गए कि जो है बिना डरे जो है बीबीसी ने ऐसी वो बना दी और इंडिया वालों ने उसको बैन कर दिया, बहुत अच्छी है, ये है वो है, इंडिया में ऐसा ही होता होगा। ये सबको लेके इसको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए बीबीसी को। अब बीबीसी को फायदा हुआ इससे, जब बीबीसी को इससे फायदा हुआ तो इनको पता चल गया हमको कैसे अब फेमस होना है ना। जब हम थोड़े से नीचे गिर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ग्लोबल इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा नीचे गिर रही है ना। और मैं पिछले कुछ दिनों से आपको क्या बता रहा हूं कि जो आपका यूके है उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहले तो गैस ले लेते थे रशिया से, अब ले नहीं रहे। तो जब गैस नहीं ले रहे तो बहुत गैस के प्राइस बढ़ गए, जहां से भी ले रहे हैं वहां से बहुत महंगी गैस ले रहे हैं, गैस महंगी ले रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को फिर ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है कोई भी चीज करने के लिए। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, पहले गैस से काम हो जाता था, अब बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं लोगों के पास, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा वो बढ़ रहे हैं पैसे, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और बार बार इनके प्रधानमंत्री, इनकी सरकार भी नहीं रुक, मतलब सरकार तो रुकी हुई है लेकिन प्रधानमंत्री पिछले 2.5-2 महीने में जो है 3 बदल चुके हैं इनके, मैंने आपको बताया था। तो इनकी वैसे इतनी वो चल रही है, इनकी गवर्नमेंट जो है उसकी इतनी परेशानी चल रही है, नीचे गिर रही है जीडीपी, है ना। अब जब इनकी जीडीपी नीचे गिर रही है तो इनकी जो गवर्नमेंट है वो बीबीसी को पैसे नहीं दे पा रही। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि बीबीसी ने अपनी बहुत सारे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया। ठीक, क्यों निकाल दिया, क्योंकि पैसे नहीं है देने के लिए। ठीक है, बहुत सारे अपने जो इंटरनेशनल ऑफिस थे, जैसे इंडिया में बहुत सारे ऑफिस हैं और कंट्रीज में बहुत सारे ऑफिस हैं, उनको धीरे धीरे करके बंद कर रहा है, उनको कम कर रहा है। क्यों, क्योंकि पैसे नहीं है ना। अब इन्होंने क्या किया, पैसे है नहीं, क्या किया जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ खींचे। तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बना दी पीएम मोदी के खिलाफ,
इंडिया के खिलाफ ही डॉक्यूमेंट्री बन गई, इंडिया के प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब लोग इसको देखेंगे, है ना, तो देखने के लिए फ्री में अवेलेबल ये है नहीं, इनको बीबीसी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जैसे हम अलग अलग ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ अमेजोन प्राइम है ना, और भी है जैसे डिज्नी हॉटस्टार है, इन पे हमें कुछ देखना होता है तो इनको मंथली या ईयरली हमको पैसे पे करने होते हैं, नेटफ्लिक्स है ना, ऐसे देने होते हैं। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्री किसी को देखनी है बीबीसी की तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो इनको उससे फायदा है, जितने लोग पैसे देंगे, जितने लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना इनको फायदा है। तो जब जिसको डॉक्यूमेंट्री देखनी है, जब आपने इंडिया के प्रधानमंत्री के ऊपर बना दिया, अपने जो वहां का सबसे बड़ा फेमस आदमी है वहां का, है ना, जब आपने इसके ऊपर बना दी, तो फिर जब जैसे अब फॉरेन में जो हमारी फॉरेन ऑफिस है उसने इसके खिलाफ बोल दिया है ना, इसकी निंदा करते हुए बोला कि आपने ऐसा क्यों बना दिया, है ना, तो अब जो है लोग जो है ज्यादा खींचेंगे इसकी तरफ, है ना। अब बीबीसी जो है इसको और ज्यादा प्रमोशन करेगा, कैसे कि देखिए हमने ऐसी डॉक्यूमेंट्री बताई जिससे इंडिया की जो गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो अब लोग जो है इसकी तरफ और ज्यादा खींचेंगे। तो ये टैक्टिक है बीबीसी की, जो है ये कई बार पहले भी कर चुका है, अब भी कर रहा है। जब इसको कोई परेशानी आती है, पैसे से रिलेटेड या कुछ होता है ना, या कहीं फंसता है, तो ये उसको या तो पैसे कमाने के लिए, टॉपिक को चेंज करने के लिए ये हर बार करता है। बीबीसी ने बहुत बार पहले भी किया है, ठीक है। बीबीसी ने जब इंडिया में बहुत सारे कोविड के केसेस हो गए थे, है ना, जब पहली वेव आई थी तो बहुत सारे हो गए थे, दूसरी वेव आई थी तो बहुत सारे हो गए थे इंडिया में, तो इन्होंने बहुत उल्टी सीधी रिपोर्टिंग करी इंडिया में, जैसे शमशान घाट के बाहर खड़े हो जा रहे थे ये, है ना, वहां दिखा रहे थे, देखिए कितने सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत थोड़े से बता रही है, ये वो, इन्होंने बहुत सारी उल्टी सीधी रिपोर्टिंग करी थी इंडिया में, ठीक है। उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनको एक बार पहले भी बैन किया हुआ है, ठीक है। जब निर्भया केस हुआ, निर्भया केस वाली इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बताई थी, मैंने बताया इनको जब भी बैन कर दिया था। फिर इन्होंने एक और डॉक्यूमेंट्री बताई थी इंडिया के ऊपर कि जो इंडिया का नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, वहां पे इन्होंने क्या दिखाया कि पोचिंग कैसे होती है। पोचिंग का मतलब क्या होता है? पोचिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई जानवर है तो उसका कोई हिस्सा निकाल के उसको बेच देते हैं, उसको पोचिंग कहते हैं, ठीक है। कोई भी हिस्सा जो बहुत महंगा होता है उसको निकाल के बेच देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें पूरा पोचिंग का प्रोसेस बताया कि ऐसे ऐसे इंडिया में पोचिंग होती है, बहुत ज्यादा होती है, किसी और देश में ऐसी नहीं होती है, ऐसे करके इन्होंने सब कुछ बताया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको फिर उस टाइम पे बैन कर दिया कि आप कहाँ पे, कि आप किसी भी नेशनल पार्क वगैरह में शूटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसलिए इनको बैन किया। तो उसके बाद भी इनकी वो डॉक्यूमेंट्री बहुत ज्यादा चल गई क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ठीक है। तो इनकी जो है ये टैक्टिक चल रही है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट को बैन करना पड़ता है, इसको क्यों बैन करना पड़ता है? क्योंकि ताकि जो है गलत इंफॉर्मेशन ना फैले, गलत इंफॉर्मेशन को रोका जाए, इसलिए बैन करना पड़ता है। और ये उस बैन का फायदा उठा लेते हैं बार बार बीबीसी वाले, समझ रहे हो आप। तो ये पूरी एक कंट्रोवर्सी है ना। तो इंडिया के लोगों ने कहा है कि आप जो है हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हो जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि इनका उसमें कोई हाथ नहीं था, आप हमारे यहाँ पे क्यों फोकस कर रहे हो? आप अपने आपके यहाँ पे जो है आपके प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने हमारे साथ कितना कुछ किया था, उनकी वजह से हमारे यहाँ बंगाल फेमाइन आए थे। फेमाइन मतलब जो भुखमरी फैल जाती है, उसकी वजह से इतने 10-12 मिलियन लोग मर गए थे। 10-12 मिलियन का मतलब समझ रहे हो आप? एक मिलियन का मतलब 10 लाख जो लोग हुए, है ना। तो 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़ लोग मरे थे उस टाइम पे, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे, है ना। आपकी वजह से हमारे देश है बहुत नीचे चला गया, गरीबी की तरफ चलाता चला गया आपकी वजह से। आप उसके ऊपर क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्री बनाते हो? जैसे आपने बना दिया इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ऐसे बनाओ ब्रिटेन द आपका ब्रिटेन द चर्चिल क्वेश्चन, ऐसे करके बनाओ। वो क्यों नहीं बनाते हो? क्यों? अब इसमें क्या दिक्कत है? आप हमारे लीडर को तो नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब इंडिया बोलता है ना कि विंस्टन चर्चिल ने हमारे साथ ऐसा किया, उसको मानते नहीं हो। क्यों नहीं मानते? आप कहते हो अरे हमने तो अच्छा किया था, ये किया था, वो किया था, है ना, ऐसे बोल के उसको सही करने की कोशिश करते हो। और जो विंस्टन चर्चिल ने किया था पूरी दुनिया उसको जानती है ना। कुछ अच्छा तो उसने किया नहीं था विंस्टन चर्चिल ने, बस इनका प्रधानमंत्री था तो बस ये उनको दिखाते हैं कि बहुत अच्छा काम किया था उसने, ठीक है। तो जो है इसमें क्या है कि ये जो है बस पैसा कमाने की टेक्निक है। जैसे ही इनकी वो नीचे गिर रही थी, इनको गवर्नमेंट ने पैसा देना कम कर दिया था, इन्फ्लेशन क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इनके जो ऑफिस बंद हो रहे थे, इनके एम्प्लॉय इनको निकालने पड़ रहे थे, पैसे की कमी आ रही थी, तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बना दी। अब ये डॉक्यूमेंट्री फेमस हो रही है धीरे धीरे, अब लोग इसको देखेंगे तो देखो ये तो पैसा कमा लेंगे, इनका काम तो हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से जो इंडिया की रेपुटेशन गिरती है, जो इंडिया के प्रधानमंत्री की रेपुटेशन गिरती है कि इंडिया का प्रधानमंत्री जो है इंडिया को एक ऐसा लीडर जो है लीड कर रहा है, इसका जो मेन लीडर है, जो प्रधानमंत्री ऐसा है जो इंडिया को लीड कर रहा है, जिसने 2002 में ऐसा किया था गुजरात में, है ना, दंगे करवा दिए थे जिसने, है ना। ऐसी जो गलत इंफॉर्मेशन लोगों को तो फैल की है, तो फिर हमारे देश का नाम नीचे जाता है, ठीक है ना। इनका तो कोई नुकसान नहीं है, इन्होंने तो पैसे कमा लिए, लेकिन नुकसान हमको है, हमारा नाम नीचे जाता है, इसलिए हमको रोकने के लिए इनको बैन लगाना पड़ता है। अब उस बैन लगाने के चक्कर में वो बात फैल जाती है, उसको बैन ना लगाओ तो लोग उसको वैसे देख लेते हैं, बैन लगा दो तो और ज्यादा लोग उसको देख लेते हैं, तो दिक्कत ये है, इसलिए हमको बैन भी लगाना पड़ता है ना।
इनके ऊपर, है ना, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन ना फैले, कम से कम हमारे लोगों में तो ना फैले, और बाहर में फैलेगा तो वो फिर भी देख ली जाए, लेकिन कम से कम बैन लगा देंगे हम इंडिया में तो हमारे लोगों में तो फैलने से बचेगी, जो गलत इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों में तो फैलने से बचेगी। तो इस वजह से ये बैन इंडियन गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, एक बार ये बोर्ड देख लीजिए पूरा। आशा है मुझे आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और अब मुझे ये भी आशा है कि आपने इन सबके नोट्स जो है आपने बना लिए होंगे, चाहे कॉपी में बनाए हो या फिर आपने कहीं लैपटॉप वगैरह जहां भी नोटपैड में बनाए हो, क्योंकि आप जो नोट्स बनाते हैं ना वो कॉपी या नोटपैड में बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट खींचने का कोई फायदा नहीं रहता, क्योंकि देखिए अभी तो मैंने आपको सारा कुछ बताया, जो जो लिखा है कहाँ का, इस जैसे ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है iOS DOS, है ना, ये लिखी है मैंने इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि इसका मतलब क्या है, अभी तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, लिखा नहीं अपने पेन से कि इसका मतलब क्या है, फिर आप उसमें क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे आप भूल जाओगे, रिवाइज छोड़िए, अभी आप एक हफ्ते बाद देखोगे ना तो आप भूल जाओगे, फिर आपको पूरी वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा क्या है, पूरे एक नोट्स बना लो, है ना, पूरे नोट्स बनाओ अपने हाथ से लिख के, जब रिवाइज करोगे जो अपने हाथ से लिखे हुए होते हैं अपने हिसाब से नोट्स को बनाओ, और जो अपने हाथ से बने हुए नोट्स होते हैं वो हमारे रिवीजन के टाइम पे और अच्छे समझ में आता है, और जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो लिखते लिखते भी हमको बहुत चीज याद हो जाती है, कुछ परसेंट तो याद हो ही जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अपने नोट्स बनाने के फायदे होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अपने हाथों से नोट्स बनाया करिए, है ना। और जब आपको अगर मान लीजिए उनमें उस टाइम पे कोई समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, जब आपने अपने हाथों से नोट्स बनाया, जब आप आके इस वीडियो को देख लीजिए, मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल जो है हमारा, उस पर हमेशा पड़ी रहेगी ये वीडियो, ठीक है, आप कभी भी आके इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप तो इस वजह से आप अपने हाथों से नोट्स बनाया करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज जो है अभी समझ नहीं आई है, अभी जैसे मैंने आपको समझाई है, जैसे आप वीडियो देखोगे अपलोड होने के बाद कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ये बता देंगे आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये चीज समझ नहीं आई, और कल को जो वीडियो, कल सुबह वाली या फिर आज शाम वाली जो वीडियो होगी, जिससे पहले मैं कमेंट पढ़ लूंगा, कमेंट आपकी मैं पढ़ लूंगा, या तो कल सुबह लास्ट मानिए कल सुबह या फिर आज शाम की वीडियो में मैं आपको वो सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है। जो भी न्यूज होंगी उनको पहले कवर करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा जो आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट करिए, समझाने का काम मेरा है, आप अपना काम करिए पूछने का, मैं अपना काम करूंगा समझाने का। ये हमारे सब सब्जेक्ट के साथ है, जो भी हमारे क्लासेस चल रही है, जैसे मैथ की चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही है, आज के इतिहास की चल रही है, करंट्स की चल रही है, जो भी क्लासेस चल रही है, और भी जो पॉलिटी वगैरह इकोनॉमिक्स की पॉलिटी के सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी नहीं सॉरी जो जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये सब इन सब की क्लास आने वाली है, एनवायरमेंट वगैरह की, है ना। तो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको, जो भी क्लासेस होंगी हमारे, ये भी कुछ दिन में आने वाली है, उसमें भी आप बेझिझक सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिएगा जब भी हमारे टीचर आपको समझा पाएंगे, वरना फिर ये वन वे प्रोसेस चलता रहेगा, हम यहाँ लिखते रहेंगे बोर्ड पे, आप जो है बस उतारते रहोगे। तो अच्छा क्या है, आप पूछो हम बताएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करिए, हम जो है हमारा चैनल जो है, हमारा एक पेज है फेसबुक पे मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र के नाम से, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई क्वेरी है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमारा मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र नाम से चैनल है, उसको पूछ सकते हैं आप, या फिर इंस्टाग्राम पे हो गया, उसके बाद जो टेलीग्राम पे, वहां पे भी हमारा मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र के नाम से पूरा चैनल है, उसके ऊपर आप जो क्वेरी है पूछ सकते हैं, तीनों में से कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पूछ सकते हैं, बाकी यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है ही, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं सबके साथ शेयर करिए, वो आप भी लाइक करिए, उनसे भी लाइक कराइए। लाइक करने का फायदा क्या है कि हमारी वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाती है, यूट्यूब उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब पब्लिश करता है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है, इसलिए हमको लाइक करवाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम वीडियो चाहते हैं हमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फॉर्मेशन जान पाए, जानकारी जान पाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल शाम की करंट अफेयर, आज शाम की करंट अफेयर की वीडियो में, जो आज शाम की करंट अफेयर की वीडियो 8 बजे होगी। धन्यवाद दोस्तों।